स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन 3.3 सॉरी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी फोर्स जो कि किसी भी बॉडी के मूविंग बॉडी के मोशन को अपोज करती है या उसकी मुखालफत करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये एक्चुअली एक तरह से एक्शन और रिएक्शन का भी फिनोमेना है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये उसको भी उस पर भी अप्लाई हो जाती है। जैसे आप किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो ये एक्शन है, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होता है कि बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। तो रिएक्शन में क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स भी उसी वक्त नज़र आनी शुरू हो जाती है। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसको मूव करवाने के लिए, तो एक फ्रिक्शन फोर्स जो है फ़ौरन रिएक्शन में आ जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट कम्स इनटू द एक्शन एज सून एज द बॉडी इज पुल्ड और पुश्ड ओवर आ सरफेस। यानी जब भी आप किसी चीज़ को पुश या पुल करेंगे किसी सरफेस के ऊपर, तो एक फ्रिक्शन जो है वो फ़ौरन नज़र आनी शुरू है। तो ये एक तरह से एक्शन रिएक्शन का फिनोमेना भी हमें बताती है। फ्रिक्शन जो है, अब हम देखते हैं ये किस पे डिपेंड करती है। ये फर्स्ट वन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक तो नेचर ऑब्जेक्ट्स पे ये डिपेंड करती है, दूसरा प्रेसिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। प्रेसिंग फोर्स किसे कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। जो हम किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स है उसे हम प्रेसिंग फोर्स कहते हैं। और नेचर ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि जो दो सरफेसेस या जो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर रहे हैं या एक दूसरे को हम रब कर रहे हैं, तो उनकी नेचर क्या है, ठीक है। अगर वो स्मूथ हैं तो वो इजीली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी, लेकिन अगर वो रफ़ या हार्ड होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो वहाँ ज़्यादा होगी। और इसी तरह अगर हम एक्सटर्नल फोर्स या प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो रिएक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए के ज़रिए बताते हैं। इसके लिए आप अपने रब योर पाम ओवर डिफरेंट सरफेसेस, यानी अपने आप पाम को डिफरेंट सरफेस के ऊपर रब करें। जैसे टेबल के ऊपर करके देखें, कारपेट पे, पॉलिश मार्बल सरफेस पे, ब्रिक पे ऊपर, इन डिफरेंट सरफेस पे आप उसे रब करके देखें। तो आप ये देखेंगे कि जो सरफेस सबसे ज़्यादा स्मूथ होगी उसके ऊपर आपका जो पाम है या जो हथेली है वो उसको मूव करवाना बहुत आसान होगा। लेकिन जितनी ही कोई सरफेस हार्ड होगी उतना ही उसको मूव करवाना जो होगा वो क्या होगा? मुश्किल होगा। अब एक और अनदर एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक बॉय है, उसने ये एक बॉल है, उसने इसके ऊपर फोर्स लगाई इसको मूव करवाने के लिए। तो मूव करवाने के बाद कुछ टाइम के बाद, डिस्टेंस कवर करने के बाद, ये बॉल जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। अब ये जो बॉल है रेस्ट में जो आ जाता है, इसकी दो दो कंडीशंस होती है। एक तो एक वजह ये हो सकती है एयर पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। एयर पार्टिकल, जो कि एयर हर तरफ है, उसके अंदर जो पार्टिकल है ये भी इसकी मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सर्फेसेस। अब एयर पार्टिकल्स जो हैं एक्चुअली नॉर्मली हमें एयर पार्टिकल्स फील नहीं होते, लेकिन अगर हम बाइक बहुत स्पीड में बाइक चला रहे हों या बहुत तेज़ी में हम भाग रहे हों, तो फिर हमें जो एयर पार्टिकल्स जो रहते हैं वो हमें रोकने की या हमारी मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं, हमें फील होता है। और यहाँ जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है? कॉन्टैक्ट का ये मतलब है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मिल जाना। जैसे यहाँ बॉल और ये जो सरफेस है, इन दोनों का एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट की वजह से जो है ये बॉडी जो है, ये बॉल जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ चुकी है। अब हमारे पास अब हम दो डिफरेंट सरफेसेस लेते हैं। एक आइस है और दूसरी एक नॉर्मली एक ग्राउंड है, ठीक है। और हमने दोनों सरफेस के ऊपर एक एक बॉल रखा, दोनों के ऊपर हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जो ग्राउंड सरफेस है इसके ऊपर बॉल जो है थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद रुक जाती है, लेकिन जो आइस सरफेस है इसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा फासला या डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है। इसकी एक्चुअली वजह क्या है?
इसकी वजह ये है कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो कोई भी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। जितनी भी सरफेस होती हैं वो स्मूथ नहीं होती हैं, उन सरफेस पे क्या होती है, पेट्स और बम्प्स वगैरह होते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है। अब इसमें ये जो सरफेस है, ये जो हार्ड सरफेस है, इसके ऊपर जो पेट्स और बम्प्स हैं ये हमें इस तरह के नज़र आएंगे, यानी यहाँ कॉन्टैक्ट जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो आई सरफेस है इसके ऊपर ये जो पिट्स और बम्स है ये थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ बॉल जो थी, जब जितनी फोर्स आपने लगाई तो वो सारी फोर्स यानी एनर्जी जो थी वो उसको ज़्यादातर वो वेस्ट होगी, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट हार्ड होने की वजह से जिसकी वजह से वो ज़्यादा फासला या डिस्टेंस कवर नहीं कर पाई। लेकिन जो स्मूथ सरफेस है इसके ऊपर जो फोर्स है वो कम वेस्ट हुई, जिसकी वजह से बॉल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें एक और हम इसमें एग्जांपल एक और ले लेते हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर जो है वो 73 के ऊपर दी गई है। अब उसमें उन्होंने बताया गया है कि ये दो सरफेस है, ठीक है। एक सरफेस ये सरफेस है और इन दोनों का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। ये सरफेस दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर की गई हैं। तो यहाँ जो है कि इस तरीके से ये पिट्स और बम्प्स हमें नज़र आती हैं। तो यहाँ जिस पॉइंट के ऊपर इनका आपस में कॉन्टेक्ट होता है सरफेसेस का, उसको कोल्ड वेल्ड्स कहते हैं। जैसे किसी चीज़ की वेल्डिंग करें तो वो आपस में स्टिक हो जाती है चीज़, इसी तरह यहाँ भी ये सरफेस जो है इन पॉइंट के ऊपर स्टिक हो जाती है, इसलिए उन्हें ना कोल्ड वेल्ड्स कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं द कॉन्टैक्ट द पॉइंट्स बिटवीन द टू सरफेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये किसी भी बॉडी को स्लाइड ओवर होने में रेजिस्ट करती हैं, यानी ये उनको मूव नहीं करने देती कि सरफेस आगे की तरफ मूव ना करे। अब हम एक और चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्रिक्शन है उसका ताल्लुक़ जो है वो मैस के साथ है, ठीक है। इसका ताल्लुक़ जो है मैस के साथ है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर मैस कम होगा किसी बॉडी का तो इसका ये मतलब है कि मैस कम अगर होगा तो कम फोर्स लगेगी, वो बॉडी इजीली मूव करेगी। और अगर मैस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी तो उसको मूव करवाने में भी मुश्किल होगी, यानी उसमें रिएक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगी। जैसे ये एक बॉडी है, टेबल के ऊपर रखेगी, ये मैस बहुत ज़्यादा है, इसका ये मैस जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होती है, ठीक है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन भी जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर रिएक्शन ज़्यादा होगा तो इसका ये मतलब है कि इसको मजबूर करेगी कि ये ब्लॉक जो है इस टेबल के ऊपर मूव ना करे। तो हम ये भी कह सकते हैं रिएक्शन फोर्स क्या है, एक्चुअली वो फ्रिक्शन फोर्स ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रिएक्शन के, ठीक है। यानी एफ एस किसके इक्वल आएगा, जब हम इसे प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट को इक्वल में बनेंगे तो हमें एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है जिसे म्यू कहते हैं, म्यू आर, और म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एस ओवर आर। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, और म्यू को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। इसको मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। आपने एक ब्लॉक को टेबल के ऊपर रखा, आपने उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और उसने मूव नहीं किया, तो ये फ्रिक्शन कौन सी होगी, इसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। लेकिन उसी के ऊपर जब आपने 5.5 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो फिर उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो इस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। और इस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को ईज़िली मैंने एग्जांपल के ज़रिए आपको बता दिया है। ये था हमारा आज का लेक्चर, और आपने अब इस पूरे टॉपिक को किस तरीके से लर्न करना है। आपने सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी आपने डेफिनेशन वो लर्न करनी है, और इसके अलावा आपने कोल्ड वेल्ड जो है इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है। और इसी के अंदर टॉपिक में पेज नंबर 73 पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो भी आपने लर्न करनी है। और इसके बाद आपने ये जो डेरिवेशन है ये भी आपने लर्न करनी है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में एक्चुअली ज़्यादा आपके पास जो है वो शॉर्ट आंसर्स ही हैं इस टॉपिक के अंदर। और इसके अलावा बाकी की जो इसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।